Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Assistant Manager and for Assistant Accounting. तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताए थे। ठीक है। तो मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तक बता दिए थे। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बताता है फॉरेन एक्सचेंज का क्या इम्पैक्ट आता है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे या कंपनीज पर। और वो भी कब पड़ेगा, वो तभी पड़ सकता है अगर कोई कंपनी या तो गुड्स परचेज या सोल्ड कर रही है फॉरेन करेंसी में, या फिर कोई फॉरेन ऑपरेशन कर रही है, तभी उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज अगर कोई यहाँ का इंडिया की कंपनी है, इंडिया में ही काम कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज से कोई इसका लेना देना नहीं है, करेंसी से कोई काम नहीं है, तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मगर लेकिन अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं तो दो रीजन है कि कब फॉरेन एक्सचेंज का चेंज होने का इम्पैक्ट पड़ता है। जब या तो आपकी गुड्स सोल्ड या परचेज करी हो फॉरेन करेंसी में, या फिर बिजनेस कर रहा हो, कोई भी एंटरप्राइज जो बिजनेस कर रहा है वो फॉरेन ऑपरेशन में कर रहा है, एंटरप्राइज इज डूइंग एनी फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ये क्या है, सिंपल ट्रांजेक्शन, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन डन हो जाती है उसको हम क्लोजिंग डेट कहते हैं। उस टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके बेसिस पे हम हमारा फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। इट इज रिलेटेड टू परचेजिंग और सेलिंग रिलेटेड प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। तो ये कैसे हो गया, जैसे आपकी फॉरेन एक्सचेंज से क्या खरीदा है, कितना बेचा है, कितनी करेंसी आई है, कितनी करेंसी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस लगाते हैं। मान लो मैं आपके लिए ऐसी बात कर लूं कि हमारे $100 लग गए परचेजिंग करने में। ठीक है, वहीं पे सेल करके हमें $200 मिल गए, तो प्रॉफिट आपको सिंपल पता है $100 का आपको प्रॉफिट। ठीक है ना। तो ये हुआ। देन इट विल बी शो कैपिटल रिजर्व। तो जो आपको प्रॉफिट क्रिएट होता है फॉरेन एक्सचेंज से, उसको हम कैपिटल रिजर्व का पार्ट बनाते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर अदरवाइज अगर आप वैसे देखेंगे, जो रेवेन्यू अर्निंग होती है सेल इन परचेज की, रेगुलर सेल इन परचेज की होती है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एज अ रेवेन्यू अर्निंग। मगर अगर फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट या लॉस है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है, तो वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। इसमें आता है ट्रीटमेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट्स। आपको पता है गवर्नमेंट काफी सारी ग्रांट्स प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी। जैसे कि ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स जो कि गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी की फॉर्म्स में, या ड्यूटी में या टैक्सेस में जो रिडक्शंस मिलती है, या फिर अदर कोई नॉन मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करा देती है। तो उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, तो वो कुछ स्पेशल एंटरप्राइजेस को दिया जाता है जिनको अकाउंटिंग गवर्नमेंट ब्रांच प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वे तो ये होता है कि हम उसको कैपिटल अर्निंग माने। ठीक है। इंक्लूड करें इट इन द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर फंड। लाइबिलिटी साइड में जो हम शेयर होल्डर फंड्स बनाते हैं उसमें इसको इंक्लूड किया जाए। एज शोन इन अ बैंक इन अ करंट एसेट साइड्स एंड ऑल्सो शोन, और हम उसे बैंक की साइड भी करंट एसेट साइड भी शो करें। सेकेंड वे होता है कि हम जितने भी आपकी ग्रांट्स मिले उन सबको क्रेडिट साइड में ऑफ पीएनएल अकाउंट में हम उसे क्रेडिट कर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारी ग्रांट्स को क्या कर दें, क्रेडिट कर। ये दो वेज हैं कि कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बताता है, ये बोलता है विद द प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजिंग द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आप डिस्क्लोज करें कि आप कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपको वो सारी चीजें डिस्क्लोज करें। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, विच इज हेल्ड बाय बिजनेसमैन फॉर अर्निंग ऑफ। अब इन्वेस्टमेंट हम किस लिए करते हैं, या तो वहां से कहीं से हम इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा कमा रहे हैं, या डिविडेंड की फॉर्म में, या फिर हमारा कोई अदर मोटिव होता है। अब इन्वेस्टर दो सोर्सेज कैसे इन्वेस्ट करता है, दो तरीके से टाइप्स ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। या तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी में, लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर देता है, या फिर शेयर्स एंड डिबेंचर्स में करता है। ठीक है। दिस इज डिबेंचर, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, बट दीज आर द सर्टिफिकेट विच गिव्स द पावर टू गेट अर्निंग फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट। आपको पता है ना, डिबेंचर शेयर्स भी एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी है, मगर उसमें आपको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो लैंड बिल्डिंग में तो आपके पास एक लैंड हो गया, एक बिल्डिंग होगी, मगर शेयर डिबेंचर में आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसके अगेंस्ट हम इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी। वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट आपको पता है जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन 1 ईयर। तो ऑल द करंट इन्वेस्टमेंट विच विल बी कैलकुलेटेड ऑन अ कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट प्राइस विच इज लेस। तो हमको हर करंट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, या तो कॉस्ट या फिर जो उसका फेयर मार्केट प्राइस चल रहा हो, जो भी इसमें लेस हो वो उसको कंसिडर करते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसको हम किस चीज पे हम वैल्यू करते हैं? एट इज ओरिजिनल कॉस्ट फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसको ओरिजिनल कॉस्ट में It is very necessary to disclose the method of valuation of investment financial statement because of the other investor interest are affect from this point. अब क्या होता है, हमें डिस्क्लोज करना चाहिए कि हम कौन सा वैल्यूएशन मेथड निकाल रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर अदर इन्वेस्टर्स हैं, अगर मान लो आप यहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उनको ये चीजें भी जरूरी होती है जानने के लिए कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। तो ये बताता है ट्रीटमेंट ऑफ अमेलगमेशन एंड मर्जर। अब देखो जितना भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़, ये सारे आप चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, आप अमेलगमेशन पढ़ेंगे, ठीक है, मर्जर भी पढ़ना है हमें, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज पढ़ना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन आप लोगों ने पढ़ा था क्लास अपना 11th में आपका था, 11th या 12th में आपका डेप्रिसिएशन आपने तब भी पढ़ा, ठीक है। तो ये जो मैं अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें बताऊंगी जो आप एक चैप्टर के बेसिस पे पढ़ोगे, तो आप मर्जर और अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन कैसा होता है वो किस पे बेस्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। जब भी आप वो चैप्टर पढ़ते हैं तो लिखा होता है कि ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। If we see corporate sector, a very big company is purchasing other his competitor because of many benefits of monopoly. One of the example is Google. अब क्या होता है कि क्या होता है, कब कंपनियां एक दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती हैं, अपने कॉम्पिटिटर को परचेज कर लेते हैं। यहाँ तो मान लो वो तो खुद 1 लाख कमा रहे हैं, कोई है जो 20,000, सॉरी, हाँ 20,000 मान लो, 50,000 भी कमा रहे हैं, तो ये 1 लाख में अगर ये 50,000 भी आपके हो जाए तो आपके 1.5 लाख हो जाएगा। तो ऐसे बड़ी कंपनियां करती छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं, 20-20 हजार वाले को खरीद लेंगी जो प्रॉफिट 20,000 का करे, ताकि वो अपना मोनोपोली बना सके, ठीक है। तो ये एग्जांपल है गूगल विच इज एन यूएस कंपनी परचेज यूट्यूब, एंड एक एग्जांपल आप लोगों ने काफी देखा होगा, सत्यम इज परचेज बाय टेक महिंद्रा। सो इट इज जनरल वर्ड विच इज फेमस इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो हमने मर्जर और अमेलगमेशन बहुत फेमसली पढ़ा है। अब अमेलगमेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है? एज अ मर्जर ऑफ टू कंपनीज इनटू वन न्यू कंपनी। एक ए कंपनी बी कंपनी मर्ज हो गया और एक सी कंपनी बना ली है, इसको हम अमेलगमेशन कहते हैं। वहीं पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर देती है, उसको भी हम अमेलगमेशन कहते हैं। ए ने बी को खरीद लिया तो ए क्या अमेलगमेट हो गई इनटू बी कंपनी, ठीक है। इसका क्या प्रोविजन होता है वो गिवन है सेक्शन अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। सिस्टम्स क्या होते हैं अमेलगमेशन के? अब देखो ये जो चीजें हैं, परचेज कंसिडरेशन, मतलब जब आप कुछ चीज खरीद रहे होते हैं तो उनको उसके बदले परचेज कंसिडरेशन दिया जाता है। ये सारी चीजें जो हम अमेलगमेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम रिवाइज करेंगे, और मैं आपको ये सारी चीजें तब बताऊंगी कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या है। तब आपको वो ज्यादा क्लियर होगा जब हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मेथड्स होते हैं अमेलगमेशन के निकालने के, ठीक है, वो सारे हम तभी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जो कि बताता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में। आपको पता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स देते हैं प्रोविडेंट फंड की फॉर्म में, सुपर एनुएशन फंड या पेंशन फंड, ग्रेचुटी मिलती है, लीव इनकैशमेंट बेनिफिट मिलता है, पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, और कुछ अदर बेनिफिट्स होते हैं रिटायरमेंट के। तो इन सब का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या बताता है कि ये बताता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। अब बोरोइंग कॉस्ट क्या क्या आता है, जिसके अंदर इंटरेस्ट जो आपने लोन लिया है कंपनी पे कर रही है वो, और वो जो भी फाइनेंशियल चार्जेस लोन लेने में लगे, वो सारे बैंक चार्जेस फॉर टेकन लोन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो बोरिंग कॉस्ट में आपने जब कोई लोन लिया है तो जो भी कॉस्ट आपको लगी है एज इंटरेस्ट के फॉर्म में, कोई फाइनेंशियल चार्जेस या बैंक चार्जेस जो लगे हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, बोरोइंग कॉस्ट होते हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 बताता है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग आपको पता है ना क्या करता है? आईसीआई ने सिंपली क्या किया है, शोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईच सेगमेंट। हम सेगमेंट बनाते हैं, पूरी यूनिट है, हम इसको छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, ठीक है ना। जो सिमिलर है उनके हमने सेगमेंट्स बना लिए, उन सेगमेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाती है। तो सेपरेट सेपरेट सेगमेंट्स की रिपोर्ट बनाई जाती है। सेगमेंट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर। पूरी कंपनी अगर मान लो कोई कपड़ों की कंपनी है, तो उस कपड़ों की कंपनी में हर एक जो कॉस्ट जहां से क्रिएट हो रही है, उस हर एक कॉस्ट सेंटर को में हमने सेगमेंट्स बना दिए, फिर हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपका 17 है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अब क्या होता है, आपकी कंपनी में बहुत सारी पार्टीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो उन लोगों को आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानना जरूरी होता है। तो जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं हु आर कनेक्टेड टू बिजनेस,
विद डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हर किसी की अपनी अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। उन लोगों की क्या है, तो ये अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि डिस्क्लोज करे दीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर पब्लिक बाय मेकिंग रिलेटेड पार्टी रिपोर्ट्स। तो पब्लिक को उनकी रिपोर्ट्स शो करें जो आपकी रिलेटेड पार्टीज के साथ, ठीक है, तो ये आप पब्लिक के लिए डिस्क्लोज करें। देखो, आई कैन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। देखो, सपोज वन कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड विद अनदर कंपनी फॉर कंट्रोल ऑन द न्यू इन्वेस्टिंग बिजनेस। They agree to invest 1 crore as a joint venture. Now it is duty of board of directors to disclose it in their financial statement by making related parties reporting. अब दो कंपनियां मिलकर जॉइंट वेंचर बनाकर एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 करोड़, तो अब उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज बताएं, ठीक है। तो ताकि जो और लोग हैं, जो पब्लिक है, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही है, जो क्रेडिटर्स है, उन सबको पता हो कि आपके रिलेटेड पार्टीज के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, वो सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 दैट फॉर लीज। अब मैंने आपको, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट चेक करी होगी तो मैंने आपको उसमें बिजनेस फाइनेंस पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले लीज फाइनेंसिंग स्टार्ट कराया। लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है, हम खुद से मशीन है, मान लो किसी की मशीन यूज कर रहे हैं, तो हम वो मशीन परचेज ना करके उससे उसकी मशीन एज अ रेंट पे लेके अपना उस पे हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो लीज फाइनेंसिंग का काम होता है जिसमें कि आपके पास क्या होती है, ओनरशिप नहीं आती है, आप यूज कर लेते हैं उसको कुछ टाइम के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि जो फॉर लेसर एंड लेसी द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर इन रिलेटेड टू फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। अब मैंने आपको उसमें फाइनेंस लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है वो बताया हुआ है। तो इसको अच्छे से जानने के लिए कि लीज क्या होता है, तो आप बिजनेस फाइनेंस में प्लेलिस्ट में जो बिजनेस फाइनेंस वाला प्लेलिस्ट देखेंगे, उसके अंदर सबसे पहली वीडियो मैंने आपको लीज फाइनेंसिंग कराई, तो वो पढ़े। तो जो उसमें रूल्स लगे हैं ना, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लीज का मतलब क्या है, एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर, मेटल्स एंड अदर मिनरल राइट्स। या तो आप लीज पे हम नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, गैस, मटेरियल ये सब ले रहे हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, किसी की कॉपीराइट ले लेते हैं, किसी का म्यूजिक यूज कर रहे हैं, या फिर हम किसी का लैंड एज अ लीज पे ले रहे हैं। तो लीज में बहुत सारी चीजें आती है, मशीनरीज भी आती है, ठीक है। अपनी खुद की मशीन खरीद के हम रेंट पे लेके करते हैं। सेक्शन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है, अर्निंग पर शेयर। ये भी आपने बिजनेस फाइनेंस में अगर आप देखोगे, उसके बाद मैंने आपको डिबेंचर्स कॉस्ट कैसे निकलती है, इक्विटी का कैसे निकलता है, ईपीएस कैसे निकलता है, वो सब चीज कराई है। तो वो भी आपके एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्या बताता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है प्रॉपरली, उसके बारे में, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब एक होल्डिंग कंपनी होती है और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी होती है, तो उन दोनों की मिला के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। जब हम होल्डिंग एंड सब्सिडरी पढ़ेंगे तो हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के रूल्स लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैसे इन्वेस्टमेंट, हमने सब्सिडी कंपनी में होल्डिंग कंपनी विल नॉट बी शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स एसेट साइड। जो इन्वेस्टमेंट करी है सब्सिडी में, होल्डिंग ने, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो नहीं होती है एसेट साइड। कैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाता है, कैसे शेयर कैपिटल को हम क्या रूल यूज करते हैं, मतलब कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा बनता है, क्या रूल्स हैं, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। इसके बाद हम होल्डिंग, सब्सिडी, अमेलगमेशन, मर्जर ये सब पढ़ेंगे, तब ये वाला रूल हम 21 लगाएंगे होल्डिंग एंड सब्सिडी में। तो आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है किससे रिलेटेड, कि ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। ये क्या है, ये है आपका टैक्सेबल इनकम के लिए। अकाउंटिंग इनकम क्या है, डिफरेंट है टैक्सेबल इनकम, ठीक है। बिकॉज टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम टैक्स लॉ डज नॉट इंक्लूड मैनी एक्सपेंसेस एंड इनकम आइटम्स फॉर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनकम स्टेटमेंट में इनकम टैक्स के लिए जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें ना वो काफी सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, इनकम्स को, एक्सपेंसेस को अपनी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 बना, ठीक है। इसका नाम था अकाउंटिंग ऑफ फॉर टैक्स ऑफ इनकम, अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑफ इनकम। तो इसके अंदर क्या है, अकाउंटेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉलो द रूल ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अब उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, पीएनएल प्रिपेयर करने के लिए, स्टेटमेंट्स,
इनकम टैक्स लॉ को भी फुलफिल करना है। ठीक है। आफ्टर दिस ही विल कैलकुलेट इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो पहले तो वो इनकम टैक्स रूल फॉलो करते हुए अपना इनकम फाइंड आउट करेगा। उसके बाद जितना कॉर्पोरेट टैक्स है वो लगाया जाएगा। तो ये होता है आपका अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑफ इनकम। कि कॉर्पोरेट, आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स का रेट आपका अलग होता है। जब हम इनकम टैक्स भरेंगे तो जो कॉर्पोरेट टैक्स निकलता है उसका रेट अलग है। इंडिविजुअल जो होते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस वाले, आपने देखा होगा, वो सारा क्राइटेरिया अलग होता है। कॉर्पोरेट फर्म्स का, इन सब का क्राइटेरिया अलग होता है कि इनका टैक्स कितना लगना है, वो सारे रूल्स अलग होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, और जब आप कंपनी इनकम टैक्स में कॉर्पोरेट के बारे में बात करेंगे कि कॉर्पोरेट कंपनीज पे कितना टैक्स लगता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 भी यूज होता है उसमें, और इनकम टैक्स का रूल भी यूज होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 क्या बताता है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बताता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करें किसी एसोसिएट्स में तो उसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, उससे रिलेटेड ये आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बनाया गया है, ये स्टेब्लिश किया गया है प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मान लो कोई कंपनी है जिसने बंद कर दिया, अपना डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में लिखा हुआ है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 है, 24 है, ये सारे आपको ना ऐसे पता होना चाहिए कि ये है क्या। मैचिंग में आ जाता है। एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन पूछ लेता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 किससे रिलेटेड है। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के बारे में पूछ लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 है इंटरमीडिएट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल, आपको पता है रिपोर्टिंग क्या होती है, साल में बनती है। मगर कई बार क्या होता है कि आप उसे क्वार्टर में बना रहे हैं, मंथली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे बना रहे हैं, परफॉर्मेंस शो करने के लिए क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ताकि आप क्लोज कनेक्शंस बना सके। ठीक है। तो ये आपकी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कई बार साल से पहले बना लेते हैं, क्वार्टरली बना ली, हाफ ईयरली बना ली। तो इसको हम बोलते हैं कि आपको इसकी रिपोर्टिंग का कैसे करना है, उसका क्राइटेरिया, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है आपका क्या, इंटेंजिबल एसेट्स को फाउंड आउट करने के लिए उसकी कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर, ये किसके रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करने का ट्रीटमेंट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर लिखा हो। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 है आपका जॉइंट वेंचर से रिलेटेड, कि जॉइंट वेंचर का ट्रीटमेंट क्या हो। जब अमेलगमेशन मर्जर पढ़ेंगे उसके बाद हम उसमें जॉइंट वेंचर भी पढ़ेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका लास्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी बिजनेस है वो एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो वो एसेट्स यूजलेस हो जाते हैं। तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो फाइंड आउट करें कि सेल्स वैल्यू, डिफरेंस फाइंड आउट करें कि सेल्स वैल्यू में और जो उसकी करंट कैरिंग कॉस्ट है, अभी रिसेंट में जो उसकी करंट कैरिंग कॉस्ट चल रही है, उसका डिफरेंस कितना है, और जो लॉस आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि दीज एसेट्स आर बिकम इम्पेयर्ड एंड दिस इम्पेयर्ड लॉस शुड बी मेंशन इन द स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो जितना लॉस निकल के आया उसको इम्पेयर्ड लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं, और वो कंपनी की स्टेटमेंट में मेंशन होना चाहिए। वो ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि क्या कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स है माइनस में नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि आपने जब खरीदी होगी तब तो कॉस्ट ज्यादा होगी, मगर अब जब आप उसे रिसेंट में यूज कर रहे होंगे, उसमें डेप्रिसिएशन लग गए होंगे, तो उसके बाद तो उसकी लॉस निकल के आएगा। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में। तो आई होप आपको अब ये चीजें हो गई होंगी क्लियर। मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से 28 तक आपको बताया है। ठीक है। जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था उनकी हमें चीजें थोड़ी अंदर ब्रीफ में बतानी चाहिए, जो अब हमने आज करे हैं हमारे 11 से 28। तो जो लास्ट के कुछ है, ये 28, 27, 26, 25, ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये है किसके। पूरा ट्रीटमेंट जानने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट आपको इसमें किसकी जरूरत है, जो हम पढ़ेंगे, होल्डिंग, सब्सिडी, अमेलगमेशन, मर्जर और आपका जॉइंट वेंचर। ये है चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अकाउंटेंट का पेपर देखेंगे, किसी भी, जरूरी नहीं है फॉर डी ट्रिपल एस बी, इसके अलावा भी अगर आप और किसी और पोस्ट का गवर्नमेंट में अकाउंटेंट की पोस्ट निकलती है, तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीजें आती है, इनमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल भी
और इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने के बाद हम इन्हीं टॉपिक्स को स्टार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।